Hello everyone, I am Vineet Sharma. I secured AIR4 in NEET UG 2020. मैं राजस्थान स्टेट के दौसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन 11th क्लास से स्टार्ट की थी। मैं 3D क्लासेस जो कि दौसा का एक इंस्टीट्यूट है उसमें स्टूडेंट था, क्लासरूम स्टूडेंट था। सबसे पहले बात करते हैं नीट पेपर के पैटर्न की। तो नीट पेपर में 180 क्वेश्चंस होते हैं, 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी से होते हैं, 45 क्वेश्चंस फिजिक्स एंड 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री। हर करेक्ट क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क्स होते हैं और हर इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। पेपर का टाइम 3 आवर्स होता है। 3 आवर्स में आपको 180 क्वेश्चंस करने होते हैं। 180 मिनट्स 180 क्वेश्चन, 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। वो आप पे डिपेंड करता है, आप किसी सब्जेक्ट को जल्दी कर लेते हो, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कम टाइम लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एनालिसिस की, या सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए। फिजिक्स से शुरू करते हैं हम। तो फिजिक्स के लिए पहली बात तो तीनों सब्जेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी पे ज़रूर फोकस करना है, क्योंकि आज के टाइम पे हम देखें जिस तरीके से पूरा पेपर अब एनसीईआरटी से आने लगा है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तीनों सब्जेक्ट की अच्छे से। और दूसरी चीज़ ये, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कट ऑफ आजकल बहुत हाई जाने लग गई है। तो आप कोई भी टॉपिक छोड़ देते हो तो उससे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लॉस होगा। फिजिक्स से हम शुरू करें तो फिजिक्स में एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। मैंने एनसीईआरटी पे थोड़ा कम फोकस किया था। मेरा एक क्वेश्चन गलत जो हुआ वो फिजिक्स में हुआ था। अगर मैं एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करता तो वो भी सही होता। तो आपको एनसीईआरटी पे ज़रूर फोकस करना है। थ्योरी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और न्यूमेरिकल अप्रोच, क्योंकि एनसीईआरटी में उतनी आपको नहीं मिलेगी, तो न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए आपका जो भी कोचिंग का मॉड्यूल है, जिस भी कोचिंग से आप हैं, या आपके पास डिस्टेंस मटेरियल है किसी का, तो आप उसको रेफ़र कीजिए। हर चैप्टर पढ़ने के बाद आप कोशिश करें कि उसके 100 से 200 क्वेश्चंस आप कर पाएँ। जो भी डाउट हो वो टीचर से डिस्कस करें। जिन भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो वो उनको आप दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करें। और जिन क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम लगा या फर्स्ट टाइम में नहीं हो, उनको आप स्टार मार्क ज़रूर करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाएं तो उन क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा ध्यान दे पाएँ, आप जब भी रिवाइज़ करें। फिर बात करते हैं हम और आपको क्या करने की ज़रूरत है। मोस्टली बायोलॉजी के जो बच्चे होते हैं उनको फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है। 80 to 90% जिन बच्चों के पास बायोलॉजी होती है उनको फिजिक्स में दिक्कत आती है। तो इस वजह से आपको फिजिक्स पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी पर्सनली फ़िज़िक्स फेवरेट थी, तो मैं फ़िज़िक्स को थोड़ा पसंद ज़्यादा करता था। तो मैं टाइम थोड़ा फिजिक्स को कम देता था। मुझे बायोलॉजी वीक लगती थी, इसलिए मैं बायोलॉजी को थोड़ा ज़्यादा टाइम देता था। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपको जो भी सब्जेक्ट वीक लगता है आप उसको ज़्यादा टाइम दें, और तीनों सब्जेक्ट को वेटेज इक्वल दें। ये मत सोचें कि बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन है तो बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ूंगा और फिजिक्स के 45 क्वेश्चन है फिजिक्स कम पढ़ूंगा। ऐसा ना करें। फिजिक्स पे आप वीक हैं तो उसके क्वेश्चंस में आप ज़्यादा टाइम दें, तभी आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। बहुत लोग फिर एच सी वर्मा की कहते हैं। मैंने एच सी वर्मा सॉल्व करी थी, पर एच सी वर्मा अगेन ऑप्शनल है, एम सब है नहीं, तो एच सी वर्मा कंपलसरी नहीं है। आपको अगर फिजिक्स से प्यार है, आपको फिजिक्स पसंद है, तो ही आप एच सी वर्मा करें, नहीं तो कोचिंग का मटेरियल सफिशिएंट है। उस तरीके से फिर डी सी पांडे, एरएलएस और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं, पर वो यही इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास टाइम कम है तो कोचिंग के मॉड्यूल्स और एनसीईआरटी सफिशिएंट है। नोट्स आप बना के रखें, उनको आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप डी सी पांडे और बाकी बुक्स को रेफर कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, वरना एज सच कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो फिजिक्स में जैसे मैं 11th की बात करूँ तो 11th में हीट जो है, और 12th से जो मॉडर्न फिजिक्स है जिसमें आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटम एंड न्यूक्लियाई, ये जो चैप्टर्स हैं, और हीट जो है हमारी, ये छोटे टॉपिक्स हैं पर इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन दोनों टॉपिक से आते हैं। हीट से भी 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं और मॉडर्न फिजिक्स से भी 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो इनका आप जरूर ध्यान रखें। छोटे चैप्टर्स हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें, कुछ फॉर्मूले हैं बस। हीट में वैसे भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। उसके बाद जैसे काइनामेटिक्स हुआ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हुआ, इन चैप्टर्स का मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़े चैप्टर हैं, पर इनसे भी अच्छे खासे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आते हैं। और इस बार का जैसा पेपर था काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आए थे, तो इनको भी आप ज़रूर कवर करें, इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स का फिर मैं यही कहूँगा कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करें ताकि आपको पैटर्न का पता लगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। टाइम का भी ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे आप फिजिक्स को जब आप मेन पेपर देंगे तो 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा आप नहीं दे सकते।
तीन घंटे में आपको पूरा पेपर करना है, तो 1 से 1.5 घंटे मैक्सिमम टाइम है जो आप फिजिक्स को अलॉट कर सकते हैं। तो इस वजह से टाइम का भी ध्यान रखें, जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट वी शुड मूव ऑन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, जैसे कि आपको पता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी पढ़ सकते फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा फिजिक्स जैसा ही है, हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री नीट में जो आती है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आती है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला से उठ के आते हैं। तो आप सारे फार्मूलों का ध्यान रखें और क्वेश्चंस करें। एनसीईआरटी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। आप अपने क्लास नोट्स पे ज़्यादा फोकस करें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और अपने कोचिंग मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस जरूर करें। उसके बाद हम बात करें एक्स्ट्रा बुक्स की, तो वही बात है, अगर आपके पास टाइम है तो आप एन अवस्थी जो बालाजी पब्लिकेशन की बुक है उसको रेफर कर सकते हैं। पर अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो कोचिंग का मॉड्यूल है उसके क्वेश्चंस बहुत हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक बेहद खास डिस्काउंट, नीट क्रैश कोर्स अब केवल 999 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prime.dktindia.in। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करें अगर फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे हम बात करें तो मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। थर्मोडाइनमिक्स हुआ, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये सारे हैं फॉर्मूला बेस्ड हैं चैप्टर्स और फॉर्मूले से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकेंड हम मूव ऑन करें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर 11 से हम शुरू करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है जिसके लिए एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन 2 चीज़ों के लिए एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम शुरुआत में पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग जो 11th के स्टार्टिंग के टॉपिक है उनको आप थोड़ा एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप उनको बाहर से कोचिंग मॉड्यूल से वगैरह से पढ़ें और उनके अच्छे से क्वेश्चन करें, क्योंकि ये जो 2 चैप्टर हैं ये बेस हैं, खाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं, ये पूरी केमिस्ट्री का बेस है। जो फिजिकल केमिस्ट्री हुई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हुई, उसमें भी पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से काफ़ी हेल्प रहती है। इसलिए आप इन दोनों के लिए बाहर से पढ़ें। और उसके बाद हम बात करें एस ब्लॉक और हाइड्रोजन जो हुआ, साथ ही 12th में भी पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और मेटलर्जी, इन सब के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। और क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए आप क्वेश्चंस करें, क्योंकि जो रिएक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के जो क्वेश्चन हैं वो जनरली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से ही पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप क्वेश्चंस करें। क्वेश्चंस अगेन आप कोचिंग मॉड्यूल से कर लें, वो सफिशिएंट है। वही आपके पास अगर टाइम एक्स्ट्रा है तो आप वीके जसवाल रेफर कर सकते हैं, पर एम्स का पेपर अब होता नहीं है तो वो चीज़ फिर अगेन कंपलसरी नहीं है। और अगर आप कोचिंग मॉड्यूल भी करते हैं तो वो भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे करीब 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसको आप थोड़ा एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ें, उसके क्वेश्चन भी ज़रूर करें। जितने भी क्वेश्चन आप कर पाएँ, 150-200 जितने भी आपके पास अवेलेबल हों कोचिंग के, चाहे तो वीके जयसवाल, उसके क्वेश्चन करें। और साथ ही जो सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें 11th की स्टार्टिंग में आप जो नॉमेनक्लेचर है और आइसोमेरिज्म है, साथ में जो जीओसी है, उसको आप थोड़ा एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। अगर आपको ये तीनों टॉपिक नहीं आते तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इन तीनों टॉपिक के लिए आप थोड़ा एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन वही कोचिंग मॉड्यूल, और अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो MS चौहान को आप रेफ़र कर सकते हैं, जो बालाजी पब्लिकेशन की बुक है। बाकी कोचिंग मॉड्यूल भी सफिशिएंट है। इन 3 चैप्टर को आप एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा पढ़ें। उसके बाद हमारा आता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें प्योरीफिकेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस है, वो आप थोड़ी एनसीईआरटी से पढ़ें। एनसीईआरटी उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद हमारा हाइड्रोकार्बन और रिएक्शन वाली जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है वो सारी एनसीईआरटी से ही आता है मेनली। आप चाहें तो एक बार एक्स्ट्रा रिएक्शंस पढ़ सकते हैं जो आपके मॉड्यूल्स में दे रखी हैं, और जो रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती हैं वो एनसीईआरटी से ही होती हैं, तो एनसीईआरटी पे फोकस रखें। रिएक्शन मैकेनिज्म हालांकि आप बाहर से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पता होगा तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी।
और नेम रिएक्शन का ध्यान रखें। नेम रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, कौन सी रिएक्शन नेम वाली में क्या होता है। लास्ट के जो टॉपिक्स हैं, अगेन 12th की जो लास्ट के टॉपिक्स हैं, जिनमें आपका है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, इन तीनों के लिए। साथ में 11th का जो लास्ट चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इनके लिए ये नेग्लेक्टेड टॉपिक्स हैं। लोग इन पे कम टाइम देते हैं, कम पढ़ते हैं, पर इनको आपको ज़रूर पढ़ना है क्योंकि इन 4 चैप्टर्स से करीब 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल, तो वो गारंटीड क्वेश्चन है। साथ ही इन 4 चैप्टर्स के लिए मैं कहूँगा कि लास्ट टाइम जब आप पेपर से पहले का हो तो आप इनको ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, काफ़ी ज़्यादा रटने का पोर्शन है। आपको काफ़ी सारे ड्रग्स के नाम याद करने पड़ते हैं, तो वो आप भूल जाते हैं, तो लास्ट टाइम पे ज़रूर पढ़ के जाएं। और नीट में सिंपल ही क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ड्रग्स का नेम पूछ लेते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह से तो क्वेश्चन आता नहीं है, तो आप वो पढ़ के जाएंगे तो वो भी सफिशिएंट है। केमिस्ट्री के बाद हम आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी के लिए सबको पता है एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एनसीईआरटी आप जितनी बार पढ़ें बायोलॉजी के लिए वो कम है। इस बार के भी मैं पेपर की बात करूं तो बायोलॉजी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे। कोचिंग मॉड्यूल का अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चाहें तो कोचिंग मॉड्यूल को रेफ़र कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ सकते हैं कोचिंग मॉड्यूल। बाद में जब लास्ट का टाइम हो तब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें। आपने एनसीईआरटी के नोट्स बना रखे हो, समरी बना रखी हो, तो वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी लास्ट टाइम पे आपको कोचिंग मॉड्यूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बायोलॉजी के लिए। और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो एमटीजी की एक बुक आती है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, उसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी पे बेस्ड होते हैं, तो वो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उसमें अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और एनसीईआरटी पे बेस्ड होते हैं, वो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी ही इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी सभी बच्चे पढ़ते हैं, फिर भी कईयों के मार्क्स कम आते हैं, कईयों के ज़्यादा आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। आप इंपॉर्टेंट लाइन्स को अंडरलाइन करें और बार बार उन्हें रिवाइज करते रहें। कुछ टॉपिक जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि इकोलॉजी का जो 3rd चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, उसमें काफ़ी ज़्यादा रटने का पार्ट है, काफ़ी डेटा वगैरह है, तो लास्ट टाइम पे आपको वो याद होना चाहिए। आपने एक बार उसको पढ़ के छोड़ दिया, वो आपको डेफिनेटली याद नहीं रहेगा, तो लास्ट टाइम पे ज़रूरी है कि आप उसको पढ़ के जाएँ और ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके जो डेटा हैं वो याद रहनी चाहिए, आपको एक एक चीज़ उसकी याद होनी चाहिए। फिर हम बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो 11th की मैं बात करूँ तो ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 7 चैप्टर है टोटल। उसको आप थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा आपकी समझ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, तो उसे आप थोड़ा बाहर से रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा सेल बायोलॉजी की मैं बात करूँ, सेल के 3 चैप्टर हैं, सेल साइकिल और बायोमोलिक्यूल्स, उन तीनों को आप थोड़ा बाहर से पढ़ सकते हैं और उन तीनों चैप्टर्स का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। 6 से 7 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा भी इन 3 चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। क्लास 12th की मैं बात करूं तो इकोलॉजी अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 8 से 10 क्वेश्चन उस यूनिट से आते हैं इकोलॉजी से, तो उसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। उसके अलावा जेनेटिक्स ऐसी चीज़ है जिसको आप थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर से ज़रूर पढ़ें। फर्स्ट टाइम आप ज़रूर पढ़ें, बाद में वही एनसीईआरटी को रेफ़र करना है। शुरू में जेनेटिक्स को थोड़ा बाहर से पढ़ें। उसके अलावा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, पर नीट 2019 में उससे 3 से 4 क्वेश्चन आए थे और उससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो चैप्टर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अब तीनों सब्जेक्ट की बात हो गई, उसके बाद मैं ओवरऑल बात करूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़रूर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी में कभी कभार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है पिछले सालों से, और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ जाता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 साल के आप जरूर करके जाएँ। चाहे तो एम्स के पिछले साल के पेपर कर सकते हैं, ऑप्शनल है आप पे। 10 साल के नीट के पेपर ज़रूर करके जाएँ। उसके अलावा जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद है ही। उसके साथ ही मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट आप किसी अच्छे सोर्स से दें, अच्छे इंस्टीट्यूट का दें। मैंने एलन की टेस्ट सीरीज़ ली थी, आप किसी भी चाहें तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, पर आपकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी होनी चाहिए। और टेस्ट आप देते रहें हर 15 दिन में या हर 7 दिन में, जब भी आप देना चाहें। लास्ट का जो टाइम हो तो पर डे आप एक टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में ज़्यादा रैंक पे ध्यान ना दें, रैंक कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, वो कोई बात नहीं है। स्कोर पे आप अपना ध्यान दें, स्कोर भी कभी कभी टेस्ट हार्ड होता है तो स्कोर कम हो जाए, कोई बात नहीं, पर टेस्ट आप ज़रूर देते रहें। टेस्ट में जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको या तो आपके पास सुविधा है कैसे भी उनको मतलब आप हाईलाइट करके रखें, बुकमार्क करके रखें, ताकि एंड टाइम पर आप उनको देख सकें कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ था और उसके गलत होने की वजह क्या थी, ताकि आप मेन पेपर में सेम मिस्टेक रिपीट ना करें। उसके बाद मैं बात करूँ फाइनल डेज की प्रिपरेशन की, जैसे मई में हर साल एग्जाम होता है, इस बार कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था, तो अप्रैल मार्च के टाइम पे, बल्कि फरवरी से ही मान लीजिए, लास्ट टाइम पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है।
एनसीईआरटी पे ही फोकस रखना है। जो स्टार मार्क्स क्वेश्चन है उनको रिवाइज करते रहिए, एनसीईआरटी पढ़िए। आपने अपने नोट्स बना रखे हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं, पर मेन फोकस अपना एनसीईआरटी पे रखिए। एनसीईआरटी आप जितना बार पढ़ सकते हैं, जितनी ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं, और खाली रीडिंग से नहीं, आपको समझ के पढ़ना है, आपको हर बार देखना है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको हर बार उसमें नई चीज़ें मिलेंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि पहली बार आपसे कोई चीज़ छूट जाती है और अगली बार में आपको उसका पता लगता है। तो एनसीईआरटी का ध्यान रखें, एनसीईआरटी पढ़ते रहें। फाइनल डे रिलैक्स होकर पेपर देने जाएँ, फाइनल डे कुछ भी ना पढ़ें, अपना माइंड फ्रेश रखें और आप पेपर अच्छे से करके आएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सात्विक गुदारा है और मैंने हाल ही में हुए नीट एग्ज़ाम में 7वां स्थान हासिल किया है। आज मैं आपको डीकेटी के इंटरव्यू में यह बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी जर्नी में कैसे पढ़ाई की और जो मेरे जूनियर्स हैं उनको कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले नीट एग्ज़ाम में 180 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के, 45 क्वेश्चन फिज़िक्स और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। हर क्वेश्चन सही होने पर आपको +4 मिलता है और अगर गलत होता है तो उसकी -1 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें 180 मिनट दिए जाते हैं तो 1 मिनट पर क्वेश्चन हम मान सकते हैं। सबसे पहले मैं नीट की बात करूं तो ये एकमात्र मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है जिससे लाखों बच्चे compete करके अपने मन चाहे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करते हैं। तो मैं स्ट्रेटजी की बात करता हूँ। सबसे पहले बायोलॉजी की। बायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा कोर टॉपिक्स हैं जिनकी सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस है वो है जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी भी उभरती हुई फील्ड हैं जिनमें क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इस बार ह्यूमन फिजियोलॉजी से लगभग 16 क्वेश्चंस आए थे और जेनेटिक्स से भी लगभग 13 क्वेश्चंस आए थे। तो इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज होना ही चाहिए। बाकी बायोलॉजी में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और टेक्सोनॉमी में से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल के टेस्ट में, और अगर प्रीवियस ईयर टेस्ट्स को एनालाइज करें तो हम ये देख सकते हैं कि एनसीईआरटी पे ही फोकस है। एनसीईआरटी से बाहर अगर जाना हो तो ये जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इन सब में जाएं। बाकी टॉपिक्स को एनसीईआरटी से बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। बायो के पेपर अटैम्प्ट करते हुए जो बेस्ट स्ट्रेटजी मैं कह सकता हूँ वो है कि बायो का पेपर फटाफट करना होता है। आपको 45 मिनट्स में पूरा बायोलॉजी का पेपर करना होता है और उसके साथ ओएमआर भी फिल कर देनी चाहिए। अगर 45 मिनट्स में ही आपका 360 मार्क्स यानी आधा पेपर हो जाए तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही जगह पे होता है। आपको एक दूसरों से एक्स्ट्रा एज बनाने के लिए बायोलॉजी में टाइम सेव करना पड़ेगा ताकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में हम अच्छी तरह क्वेश्चंस कर सकें। इसके बाद मैं बात करता हूँ बुक्स की। बायोलॉजी में सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस एनसीईआरटी को देनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई बुक करनी है तो वो अपने कोचिंग मॉड्यूल्स काफ़ी रहती हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे नीट के और एम्स के वो ज़रूर कर लेने चाहिए, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्ट लाइन टू लाइन रिपीट हो जाते हैं। बायोलॉजी में बहुत बड़ी बुक्स करने की ज़रूरत नहीं होती, क्लास नोट्स काफ़ी रहते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी में तो इतनी ही टिप्स हैं। बाकी स्पीड मेंटेन रखिए और अपनी एफिशिएंसी को बनाए रखें। इसके बाद मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, जैसे फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो होते हैं सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स। इन सब चैप्टर में से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं हर साल पर चैप्टर। तो इन चैप्टर्स को ज़्यादा ध्यान दें फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए, और लगभग 16 क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें आराम से हम स्कोर कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर किसी ने एनसीईआरटी और क्लास नोट्स ढंग से किए हैं तो। इसके अलावा जो मार्केट बुक्स होते हैं वो नरेंद्र अवस्थी जैसे वो कर सकते हैं, पर फिज़िकल के लिए प्राइम इम्पोर्टेंस अभी एनसीईआरटी पे ही दें, क्योंकि नीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है। और जहाँ तक कि मैं बात करूँ अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपरली एनसीईआरटी से करनी है, लाइन बाय लाइन उसको रीड करना है और बिल्कुल बायोलॉजी की तरह पढ़नी है, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बुक्स एक्सटर्नल मार्केट आप खरीद सकते हो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, थ्योरी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी ही करनी है। इनऑर्गेनिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जैसे, और जैसे अगर प्रीवियस ईयर बात करें तो कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जैसे जॉन टेलर इफेक्ट और ट्रांस इफेक्ट, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी बाहर से आए हैं।
पर इससे ये मत सोचिए कि अगर ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं है और आपसे नहीं हुए तो ये इससे आपकी रैंक पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आपसे नहीं हुए तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स से भी नहीं होंगे। ऐसे टॉपिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुश्किल माने जाते हैं। इसके अलावा एस पी डी एंड एफ ब्लॉक ये तो प्राइम इंपॉर्टेंस रखते ही हैं, और केमिकल बॉन्डिंग में पूरा फोकस करना है, उस पर लगभग 3 या 4 सवाल आ सकते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक बेहद खास डिस्काउंट। नीट क्रैश कोर्स अब केवल 999 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prime.dktindia.in। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मेरी फेवरेट है, और उसमें तो एनसीईआरटी तो पढ़नी है, उसके साथ काफ़ी एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है, जो कि आप कोचिंग इंडस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, या फिर आपके टीचर्स के जो नोट्स है वो भी सफिशेंट होते हैं। पर कुछ 5-6 साल से तो नीट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रही है, कुछ एक थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस के सिवाय। बाकी ऑर्गेनिक के लिए जो मार्केट बुक्स हैं वैसे वो तो है MS चौहान, और अगर आपको आकाश के पैकेज से करना है तो लीप फॉर नीट बहुत बढ़िया बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक में मैंने मेनली एनसीईआरटी पे फोकस रखा, और नीट में भी लगभग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन से 5 सवाल आए थे। और इसके अलावा जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पर उनमें से 1 या 2 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, तो ये भी एक बार नीट से पहले पढ़ के ज़रूर जाएं। इनमें से कम सवाल आएंगे, पर वो आएंगे पक्का, और वो थ्योरेटिकल होते हैं और इसलिए भूल भी सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इतना ही है, बाकी प्रैक्टिस करो और मैकेनिज़्म ध्यान से समझो। हर एनसीईआरटी की हर रिएक्शन का मैकेनिज़्म समझने की कोशिश करें, सिर्फ रटने की ज़रूरत नहीं है। हर जो भी रिएक्शंस है, जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें एल्डोल कंडेंसेशन और कनिज़ारो रिएक्शन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट में इस साल भी क्वेश्चन आया था। ये बात तो थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। अब मैं बात करता हूँ फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स के लिए प्राइम इम्पोर्टेंस मैं देता हूँ क्लास नोट्स को, उसके बाद एनसीईआरटी, और उसके बाद अगर आपने ढंग से बेसिक्स पढ़ लिए हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं तो उसके बाद आप HC वर्मा कर सकते हैं। मैंने तो HC वर्मा करी थी, और वो ईमानदारी से करी थी। और जब भी मैं करता था तो ऐसा होता था, कई बार सवाल हो जाता है, पर वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं होते, पर उसको बाद में ट्राई करके वो हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी बुक है जिसको पूरी टीचर से इंटरेक्ट करके करना चाहिए, और काफ़ी अच्छी बुक है HC वर्मा, इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। बाकी फ़िज़िक्स में जो प्राइम इम्पोर्टेंस टॉपिक्स है वो मैं मानता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, जिसमें से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस बार आए भी थे। उसके बाद थे ऑप्टिक्स में से भी लगभग 5 क्वेश्चन आए थे नीट में। इसके बाद है जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर में से भी अच्छे क्वेश्चंस आए थे नीट में। और फिर चैप्टर्स आते हैं रोटेशनल मोशन जैसे, और HC वर्मा से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो जो करने ही हैं वो हैं रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और रे ऑप्टिक्स। ये चैप्टर्स HC वर्मा के बेस्ट चैप्टर्स मुझे लगते हैं। इसके अलावा फ़िज़िक्स में यही स्ट्रेटजी है कि आराम से आपके पास 1.5 घंटा बचना चाहिए 3 घंटे में से फ़िज़िक्स सॉल्व करने के लिए, ताकि आप सारे सवाल सही तरीके से कर सको। और अगर पेपर के बाद एंड में थोड़ा टाइम बचता है तो उसमें जो सबसे टफेस्ट सवाल है वो करने पे ध्यान दीजिए। पहले अटैम्प्ट में सिर्फ वही करिए जो आसान है। तो ये तो ओवरऑल सब्जेक्ट की स्ट्रेटजीज़ थी। अब पेपर अटैम्प्ट करने में जो मुश्किल आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पेपर अटैम्प्ट करने में सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। बायोलॉजी पे आप 40 से 50 मिनट दीजिए OMR फिल करने के साथ, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री में 30 मिनट लगाइए। केमिस्ट्री आसानी आनी है नीट की, जैसे इस बार भी आसानी आई थी एक्सेप्ट अ फ्यू क्वेश्चंस, और जैसे वो भी पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ का था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था इस बार। तो ऐसा नहीं है कि हम केमिस्ट्री को लाइटली ले सकते हैं। बाकी पेपर सॉल्व करते हुए यही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट हो, और हमें पीयर प्रेशर नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे हमसे आगे निकल रहे हैं या नहीं। और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त भी है कि जो शो ऑफ करता है हाई बुक्स, तो उससे पीयर प्रेशर में नहीं आना चाहिए। हमें अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि नीट का पेपर आसान ही आना है। नीट का पेपर आसान है पर कंपटीशन मुश्किल है, तो इस बात पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और बाकी जो एक्स्ट्रा टिप्स मैं दे सकता हूँ वो है जैसे एंजाइटी किल्स परफॉर्मेंस।
तो अगर आप एनेक्सियस हैं और कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपने जो पढ़ा है वो भी आप गलत कर देंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप पूरी तरह कॉन्फिडेंस से जाइए और ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको नहीं आता। पेपर होने से पहले सबको ही लगता है कि उसको थोड़ी सी तैयारी में कमी है, पर पेपर देने के बाद वो कॉन्फिडेंस रीगेन हो जाता है। और इस बार या फिर पिछले 5 साल का ट्रेंड आप देखें तो पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहा है और उसी पे फोकस रखिए अपना, ताकि आप नीट 2021 में अच्छा स्कोर कर पाएँ। हेलो गाइस, मेरा नाम मानित मात्रावडिया है। नीट 2020 में मैंने AIR 10 सिक्योर किया है। टुडे आई एम ऑन DKT टू शेयर माय प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ओवर द 2 years अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट एग्जामिनेशन। So basically NEET examination consists of 180 questions and you are given 180 minutes. So 1 minute per question. There are 45 questions of physics, 45 questions of chemistry and 90 questions of biology. For each correct answer you are awarded 4 marks, whereas for each incorrect answer 1 mark is deducted from your score. तो ये तो हो गई पेपर की overall analysis. Now I would like to go into some of the focus topics of all the 3 subjects. The focus topics for me were in case of biology I would like to say human physiology and plant physiology. मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्लांट डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस, हम 11th की बात कर रहे हैं, तो प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, उनके क्वेश्चंस जो पहले बहुत बाहर से आते थे, दे आर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एंड इफ दे कम डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। और मुझे लगता है कि उसमें बहुत अबव एंड बियॉन्ड जाने की नीट के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जिपमर और एम्स एग्जाम्स भी नहीं होते हैं, तो दीज टॉपिक्स शुड बी स्टक टू द एनसीईआरटी। सो फोकस टॉपिक्स बायोलॉजी में 11th में मेरे रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, एंड इन 12th इट वाज जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ इकोलॉजी। लोग जनरली उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इकोलॉजी हैज़ अ ह्यूज वेटेज और उसके एनसीईआरटी में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कभी भी फंसा सकते हैं। देन गोइंग इनटू केमिस्ट्री, मैंने ज़्यादा फोकस इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स के लिए किया था नीट में, क्योंकि वो पूरा फैक्ट बेस्ड आता है और फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली कम्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। सो माय फोकस टॉपिक्स वर P block, SPDF blocks basically, and some specific topics like chemical bonding and coordination chemistry, which are very important for NEET. Going into physics, the focus areas for me were optics, including ray optics and wave optics. We need to go above and beyond in both of these topics, as well as see all the points that are written in the NCERT. And electrostatics, ये 2 topic, और 11th में SHM और rotational mechanics. These were the topics that took up most of my time, and I believe that in topics में extra edge अगर आपके पास है, then you can score very high score in any of the examination, खास करके अब NEET में। अब हम थोड़ा subject wise analyze करते हैं। So let us start with physics. Physics एक ऐसा topic है कि जो middle scorers और low scorers है, they are generally very afraid of the सब्जेक्ट एज अ होल, बट आई फील कि नीट में फिजिक्स इतना ज़्यादा ईजी आता है कि वंस यू गेट अ ग्रिप ऑन फिजिक्स यू नीड टू गिव मोर टाइम टू द फैक्चुअल पोर्शंस ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। सो फिजिक्स पर ग्रिप पाना और उसके कंसेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का ऑप्टिमम लेवल पाना, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन। तो फिजिक्स में अगर हम टॉपिक वाइज डेप्थ में देखें 11th में, तो जैसे मैंने बताया कि रोटेशन मैकेनिक्स, जिसमें रिजिड बॉडी मोशन और सब कुछ आ जाता है, तो उसमें एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जो भी टॉपिक्स मैं अभी बोलूँगा उसमें जेईई मेंस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। यू हैव रोटेशन मैकेनिक्स, SHM एंड वेव्स। दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम 11th एंड फ्रॉम 12th द टॉपिक्स आर, एज आई सेड, रे ऑप्टिक्स, wave optics, electrostatics as a whole. Some neglected topics of 12th I feel are magnetism and matter and modern physics. ये topics क्योंकि easy लगते हैं बच्चों को, तो वो थोड़ा ऊपर पढ़ लेते हैं, but you should dive deeper into the NCERT for theoretical topics like these. वो NCERT पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन अगर 12th के यही topics है जिस पे ज़्यादा focus करना चाहिए। So now let's come on to the books.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी पे थोड़ा हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स में. एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट इन ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर नीट एज वी ऑलरेडी नो, लेकिन मोस्ट अंडररेटेड एस्पेक्ट फिजिक्स में हम एनसीईआरटी है, क्योंकि हम बायो में और केमिस्ट्री में तो काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन फिजिक्स में थोड़ा कम ध्यान देते हैं. पर्सनली मैंने भी एनसीईआरटी शुरुआत में मैं कम पढ़ता था, लेकिन when school exams approached, I put aside everything else and gave time solely to the theory of NCERT. I should not have shunned all numerical practice, लेकिन मैंने सिर्फ NCERT पे ही तब पढ़ाई, theory focus की physics में. And during boards preparation in February and March, once again I took up the 12th NCERT और बहुत अच्छे से line to line पढ़ा, examples देखे, points to ponder और summary and additional questions. ये ऐसे टॉपिक्स, ऐसे पॉइंट्स है कि एम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट थे ही, खास करके असर्शन रीजन के लिए. बट नाउ सिंस वी नो लॉन्गर हैव टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फिर भी ओवरव्यू ऑफ द कंसेप्ट दैट इज बीइंग सेड इन द एनसीईआरटी आपको पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी भी देखनी चाहिए इफ यू हैव टाइम. इफ यू आर ऑलरेडी स्कोरिंग अबाउट 650 तो आपको पॉइंट्स टू पॉन्डर एडिशनल क्वेश्चंस वो तो देखना ही चाहिए. आई रिमेंबर नीट 2019 जो ओडिशा में हुआ था, उसमें भी एक एनसीईआरटी के एडिशनल क्वेश्चन से ही अच्छा क्वेश्चन आ गया था मॉडर्न फिजिक्स में. तो फॉर हाई स्कोर, टू अचीव अ वेरी हाई स्कोर बियॉन्ड 650, दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. अब एनसीईआरटी में एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, तो 11th में फ्लूइड जो सेकेंड पार्ट है एनसीईआरटी, सेकेंड पार्ट ऑफ 11th, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई रेड केटीजी, थर्मोडाइनमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड और वो सभी टॉपिक्स, ग्रेविटेशन, वो सब मैंने अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़े थे. और जैसे सॉलिड में जैसे वो ग्राफ आ गया था हुक्स लॉ वाला और इलास्टिसिटी का 2019 ओडिशा में, मतलब कोई भी छोटा पॉइंट वो उठाकर पूछ सकते हैं एनसीईआरटी में. तो 11th में यू नीड टू फोकस ऑन द सेकेंड एनसीईआरटी ऑफ 11th. उसमें ग्राफ्स, क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, थियरी, केटीजी और वो सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से पढ़ना लाइन टू लाइन. एंड 12th एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स आई थिंक इट आउटवेज द 11th एनसीईआरटी, क्योंकि उससे इस साल भी 2-3 काफ़ी अच्छे सवाल आ गए थे. खास करके करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 अच्छे सवाल आ गए थे इस बार. फिर आपको तो मतलब 12th एनसीईआरटी में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स, ये टॉपिक्स अच्छे से फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. जैसे एलईडी और वो सब पे बहुत बढ़िया सवाल वो पूछ सकते हैं. सो यू नीड टू हैव एवरी पॉइंट, every small data even at your fingertips. If you do not remember it exactly, आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि 4 ऑप्शन में से you can eliminate कि क्या पूछ रहे हैं, तो ये 3 तो हो ही नहीं सकते. So this will be the answer. तो this time I think even last year and even this time I think physics NCERT was also a quite game changer, क्योंकि उससे 2-3 सवाल जो आए थे वो most लोगों ने गलत भी किए हैं. तो एंड द बेस्ट टाइम टू रीड द 12th एनसीईआरटी इज ड्यूरिंग द बोर्ड, क्योंकि तब अगर आप कुछ और करेंगे तो आपका माइंड फिर से बोर्ड के टेंशन में होगा. बोर्ड का आप कर रहे हो तो यू शुड थिंक यस आई एम डूइंग एनसीईआरटी, वो नीट में बहुत हेल्प करेगी. और सही में आप एनसीईआरटी को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए. कई लोग, सर और सब ने मुझे सजेस्ट किया था कि एनसीईआरटी, जैसे कुछ मेरे क्लासमेट्स को भी एनसीईआरटी पढ़ने में लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, देन दे प्रिफर्ड एचसी वर्मा. बट आई पर्सनली अंडरस्टूड एनसीईआरटी वेल, मुझे मज़ा भी आता था पढ़ने में. तो मैंने एचसी वर्मा की थियरी नहीं पढ़ी थी, बट आई डिड क्वेश्चंस फ्रॉम एचसी वर्मा कुछ सिलेक्ट टॉपिक्स के लिए, और उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, वो काफ़ी अच्छे हैं. तो व्हेन नाउ सिंस वी आर मूविंग ऑन टू रेफरेंस बुक्स, लेट अस स्टार्ट विद एचसी वर्मा एज आई सेड. तो उसमें मैंने सिलेक्ट टॉपिक्स किए थे, लेकिन इट इज़ ओवरऑल अ गुड बुक. स्पेशली द ऑब्जेक्टिव्स जो उसमें है, दे मेक यू थिंक अ लॉट. और उसके इतने अच्छे डिस्कशन आप अपने क्लासमेट्स के साथ कर सकते हो कि आपका कंसेप्ट बहुत ही फॉर्म हो जाए. मुझे याद है मैग्नेटिज्म, और उसमें इतने अच्छे उसमें ऑब्जेक्टिव्स थे कि उसमें पूरा ही कंसेप्ट इतना अच्छे से क्लियर हो गया कि फिर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. तो एचसी वर्मा इज़ अ नाइस बुक विच आई डिड. फिर मैंने डीसी पांडे की थी नीट वर्जन फॉर 11th एज वेल एज द जेई वर्जन. 12th थोड़ा स्पीड में गया था, थोड़ा एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया, इसलिए आई कुड नॉट डू एनी अदर बुक एक्सेप्ट फॉर एचसी वर्मा. लेकिन आई फाउंड कि डीसी पांडे में भी काफ़ी अच्छी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होती है. वन मोर थिंग आई बिलीव कि जो 600 प्लस या 650 प्लस स्कोरर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जेई मेंस के क्वेश्चन.
आई पर्सनली डिड ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स के सारे AI और JEE मेंस के क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में, एंड बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगा कि उसका है नीट में, क्योंकि नीट में कभी कभी जो हमें लगता है टफ सवाल है वो JEE में पहले आ चुके हैं, या तो वही सेम क्वेश्चन या फिर इन अ मॉडिफाइड फॉर्म. सो इफ यू आर ऑलरेडी स्कोरिंग अबव 140-150 in physics in your mock tests, you should also shift your focus to JEE mains questions. IIT JEE की ज़रूरत मुझे नहीं लगी, मैंने कुछ किया था लेकिन I did not find that very beneficial. बट JEE मेंस के क्वेश्चन काफ़ी मुझे बेनिफिशियल लगे. फिजिक्स में जैसे टाइम की बात करें तो ड्यूरिंग पेपर की तो हम बाद में स्ट्रेटजी बात करेंगे, लेकिन डे टू डे में फिजिक्स का मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एक सेग्रीगेशन ये लगता है कि मैंने 2 फेजेस में फिजिक्स का किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपका सिलेबस चल रहा है, क्लास में जो पढ़ा रहे हैं और फिर घर पे, उसमें आई यूज टू गिव एटलीस्ट 40% ऑफ माई टाइम, दैट इज मोर देन 33%, ऑलमोस्ट 40% ऑफ माई टाइम टू फिजिक्स. उसमें भी पहले आई यूज टू रीड नोट्स, NCERT तो बाद में ही, पहले नोट्स, फिर जो कोचिंग का मटेरियल है वो सब, और फिर कभी फुर्सत मिले तो रेफरेंस बुक. लेकिन ये तो एसेंशियल है कि आप नोट्स पूरी रिवाइज कीजिए और कोचिंग के क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि उससे आपकी थियरी बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. देन यू विल स्टार्ट एक्सेलिंग एट मॉक टेस्ट. मतलब आपको फिजिक्स की थियरी को भी बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और फिर एक बार थियरी हो जाए देन डोंट लुक बैक अगेन. फॉर्मूलाज भी याद हो जाए देन डोंट लुक बैक अगेन, देन गो डायरेक्टली इनटू क्वेश्चंस, मॉड्यूल और वो सब कोचिंग की, एंड देन द रेफरेंस बुक्स. तो ड्यूरिंग 11th जब सिलेबस चल रहा था और ड्यूरिंग 12th जब सिलेबस चल रहा था, आई यूज टू डू दिस 40% फिजिक्स, उसमें भी न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल भी यू शुड डू विथ टाइमर एट योर हाउस की, क्योंकि फिजिक्स में कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है तो पता भी नहीं चलता. तो टाइमर के साथ घर पे न्यूमेरिकल्स कीजिए. एंड वन थिंग आई यूज टू डू कि आई यूज टू टेक अ शीट ऑफ पेपर, उसमें 1 to 50 लिख देता था, और फिर उसके बाद में 1 to 50 क्वेश्चन के ऑप्शन साइड में मैं लिख देता था. आई डिड नॉट यूज टू टिक इट इन द मॉड्यूल और डिड नॉट यूज टू इमीडिएटली चेक द आंसर. अगर आप इमीडिएटली करोगे देन इनएडवर्टेंटली आप आगे के आंसर कभी कभी देख लो, या फिर आपको रियलाइज ना हो कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने सही किया है, तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन आए कुछ महीनों बाद तो फिर से आपको देर लग सकती है. तो आई यूज टू राइट 1 to 50 ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उसमें ऑप्शंस लिख देता था जो मुझे आए. देन आई यूज टू पुट अ स्टार on the right side of the option of the question which I thought was very difficult or took much time, although it got solved. और फिर मैं all 50 questions को एक साथ टिक करता था चेक करके आंसर की में, जिसमें स्टार था उसको मैं फिर से देखता था. What did I do? What was my approach? How did I solve it? So वो याद रह जाए आपको. ऐसा कई बार होता है, सबके साथ होगा कि फिजिक्स में कोई टफ क्वेश्चन आपने एक बार कर लिया, आप खुश हो गए, नेक्स्ट मूव ऑन कर दिया, फिर वो क्वेश्चन आया एग्जैक्ट 5 months के बाद, आपने शायद तब ठीक से वो क्वेश्चन आपको तब वो आता था कंसेप्ट, क्योंकि स्कूल क्लास में या स्कूल में उसी दिन पढ़ाया था. नाउ यू हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ इट, तो तब आपको देर लग सकती है, विच विल नॉट बी बेनिफिशियल. आपने इतनी मेहनत की तब समझने में और फिर आपको देर लगे, देन व्हाट्स द पॉइंट. तो यू शुड स्टार द क्वेश्चन, उसमें एक बार चेक हो जाए देन यू शुड वंस अगेन रिव्यू इट कि कैसे किया मैंने, सही है तो क्यों सही हुआ, एंड लाइक दैट आई यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस. और जब फेज 2 मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया, देन द टाइम आई गेव टू फिजिक्स वाज इवन लेस देन 10%, क्योंकि फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट डिमांड्स कंसेप्ट्स. एक बार आ गए कंसेप्ट्स, एक बार सवाल आपने हर टाइप के कर लिए, देन आई थिंक नए सवाल भी आ जाए देन यू कैन सॉल्व इट ऑन द स्पॉट. उतना आपको टारगेट होना चाहिए ड्यूरिंग फेज 1 की, मुझे इतना लेवल ऑफ मास्टरी चाहिए. तो फेज 2 में आप जो फैक्चुअल पोर्शन है जो नीट में बहुत ज़्यादा आता है उस पर फोकस कर सके. तो फिजिक्स में आपको फेज 1 और फेज 2 में ऐसे तैयारी डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, और कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस. कोई भी क्वेश्चन के वे को आप रट ना ले, उसको अपने तरीके से सॉल्व कीजिए, टीचर्स को पूछिए तुरंत ही, और कंसेप्ट्स पे फोकस कीजिए. फिजिक्स ने काफ़ी टाइम ले लिया. नाउ लेट अस मूव ऑन टू केमिस्ट्री. सो द 3 ब्रांचेस, उसमें फिजिकल का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू फिजिक्स. फिजिकल केमिस्ट्री हैज़ ऑल द पॉइंट्स, उसमें जो भी तैयारी करनी है वो फिजिक्स वाला ही कॉपी करना है, और फ्रैंकली वो नीट में तो इतना ईजी आता है.
फॉर्मूला ही पूछ लिए, कैलकुलेशन भी नहीं मांगे इस बार तो उसमें तो आप कोचिंग के मटेरियल और उसी पे स्टिक कीजिए। एनसीईआरटी में अगर पढ़ना है तो सरफेस केमिस्ट्री और वो सब थोड़ा पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और वो सब, बाकी उसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। द बुक्स आई यूज्ड इन फिजिकल केमिस्ट्री वॉज, मैंने केमिस्ट्री एज अ होल के लिए MTG ऑब्जेक्टिव नीट के लिए बुक आती है, ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री MTG की वो, और GRB की बुक्स केमिस्ट्री की, तो उसमें तीनों का एक ही साथ था, तो वही मैंने कर लिया था। बाकी मैंने बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं की थी। आई फोकस्ड ऑन द कोचिंग मटेरियल, और भी जो कोचिंग में बहुत सारा मटेरियल देते हैं, डेली असाइनमेंट्स, वीकली असाइनमेंट्स, टेस्ट और वही सब, और जेईई मेन के क्वेश्चन जैसे फिजिक्स में। तो फिजिकल केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी, यू हैव टू डू इट जस्ट लाइक फिजिक्स, और उसमें तो फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना है। मुझे मेन फोकस इनऑर्गेनिक वे लगा था क्योंकि वो इतना ज़्यादा फैक्चुअल है कि मुझे तो बहुत पसंद भी नहीं आती थी, लेकिन बिकॉज आई गॉट एडिशनल 4-5 मंथ्स, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ माई टाइम यूज टू गो टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ड्यूरिंग दोज डेज। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग। उन दोनों टॉपिक्स में यू नीड टू गो बियॉन्ड द एनसीईआरटी। बाकी सब टॉपिक्स आपको हर पॉइंट को इतना अच्छे से याद रखना है, एवरी यूज, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, एवरी स्मॉल पॉइंट, मतलब बॉक्सेस में पी ब्लॉक में यूजेस दिए हैं, और टेबल्स बहुत सारे दिए हैं एनसीईआरटी में, ग्राफ्स बहुत सारे दिए हैं पीरियोडिक टेबल में। अब सब पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा आपको देर देनी भी है और पढ़ना भी है ठीक से। बोर्ड के वक्त मैंने बहुत पढ़ा था उसको, ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी बहुत पढ़ा था, टेस्ट देने के पहले भी सैटरडे आधा दिन उसी में जाता था, और आई थिंक इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो फैक्चुअल आ जाते हैं वो अनलेस यू डोंट नो द फैक्ट यू कांट डू इट। अनदर अप्रोच टू इट वाज गोइंग थ्रू क्वेश्चंस, कि पहले क्वेश्चन करो, उसमें जो नहीं याद है वो आप चेक कर लो एनसीईआरटी से। कोई भी अप्रोच आप कर सकते हैं, बट फोकस ऑन एनसीईआरटीज एंड डोंट गो बियॉन्ड दैट। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक वॉज माई फेवरेट एस्पेक्ट, और उसमें मैंने थोड़ा बियॉन्ड भी, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म और उस सब में काफ़ी अच्छे फ्लो से, और एनसीईआरटी के काफ़ी बियॉन्ड और फ्लो ब्रेक करते हुए पढ़ा था। इट वॉज वेरी यूजफुल इन KVPY एज वेल, और एम्स अगर होता है एग्जाम तो भी बहुत यूजफुल होता है। सो इन ऑर्गेनिक यू नीड टू गो बियॉन्ड द एनसीईआरटी ड्यूरिंग द सिलेबस, ड्यूरिंग जब चल रहा है सिलेबस। वंस सिलेबस इज कम्प्लीटेड, ड्यूरिंग बोर्ड्स आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए ठीक से, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस है वो सब याद कर लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डू नॉट फॉरगेट पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उन सब निगलेक्टेड टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम देके नहीं पढ़ना है, लेकिन टाइम देना है ज़रूर, आधा संडे निकाल के या कुछ भी करके उसको लाइन टू लाइन आपको बाय हार्ट होना चाहिए। तो केमिस्ट्री में मेनली एनसीईआरटीज पे ही फोकस करना चाहिए। मूविंग ऑन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी में एवरी एस्पिरेंट, सारे 16 लाख बच्चों को पता है कि कौन सी बुक पढ़नी है, फिर भी वाई आर द डिफरेंसेस। So the thing is, you need to read NCERT in a specific way. You have to devise your own way. आपको किस तरीके से NCERT पढ़ने में मज़ा आता है। I used to enjoy the NCERT for a while, फिर बोरिंग लगती है क्योंकि 2 बार पढ़ ली। Then what I used to do, उसमें मार्जिन में I used to frame my own questions. एक लाइन पढ़ी, मुझे बहुत अटपटी लगी, then I used to ask sir कि let's discuss this line, या ask my friend कि let's discuss this line. कुछ पैराग्राफ मुझे अजीब सा लगा, कुछ सीक्वेंस ऑफ जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में नोड्यूल फॉर्मेशन हो, उसमें जो सीक्वेंस एनसीईआरटी में डायग्राम के नीचे कुछ और दिया है, पैराग्राफ में थोड़ा कुछ डिफरेंट है, मतलब जो भी अजीब चीज़ें मुझे लगती थी वो मैं लिख लेता था साइड में या फिर कोई और अलग बुक में। आई हैड केप्ट ब्लैक डायरी सेपरेटली फॉर बायोलॉजी। उसमें आई यूज टू राइट स्पेसिफिक पॉइंट्स कि मैंने एनसीईआरटी आई रेड 2 times। आई रियलाइज आफ्टर 1 year of 11th कि मैंने 2 बार पढ़ ली है, फिर भी कुछ पॉइंट्स याद नहीं रहते। व्हाई इज दैट? तो वही पॉइंट सारे मैंने ड्यूरिंग द वेकेशन वो डायरी में लिख लिए कि मुझे पता है कि यही पॉइंट्स मुझे नीट में अगर आएगा, मैंने 5 बार पढ़ी है एनसीईआरटी, फिर भी ये मैं गलत करूँगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज पॉइंट्स इन दी एनसीईआरटी। बार बार पढ़ने से, हर लाइन पढ़ने से, हर डायग्राम एनालाइज करने,
सिर्फ डायग्राम देख लिया नहीं, इस डायग्राम में क्यों ऐसा है, क्या उसके नीचे लिखा है, डायग्राम से क्या सवाल पूछ सकते हैं, वो सब देख के आई यूज टू फ्रेम माई ओन क्वेश्चंस, फ्रेम सम स्पेसिफिक पॉइंट्स, अलग से डायरी रख ली। फिर टेस्ट के पहले 15-20 मिनट जैसे पेज फ्लिप कर लिया उस डायरी के, सब कुछ याद आ गया। तो यू नीड टू रीड NCERT इन अ वे इन विच यू फाइंड इट एंजॉयबल एंड फाइंड अ वे बाय योरसेल्फ कि आपको हर पॉइंट याद हो एग्जाम डे के पहले, क्योंकि 2 साल में आपने ठीक से सब पढ़ लिया, फिर भी सारा ही आपको एक ही दिन में रिकॉल करना है, तो वो कुछ पॉइंट्स आपको ही पता होंगे टेस्ट देने के बाद कि यही पॉइंट्स मुझे सताएंगे, तो आप वही पॉइंट्स अलग से लिख लीजिए। बात अगर आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, देन आई यूज्ड टू रेफर टू द बुक MTG NCERT एट फिंगर टिप्स, और एक डॉक्टर अली करके बुक आती है, सर ने रेकमेंड की थी, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो मैं अभी डिटेल करूँगा वो सब मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चन की। और मेन तो वही है कि थियरी जो फेज़ 1 प्रिपरेशन है ड्यूरिंग क्लासेस, ड्यूरिंग स्कूल, तब मैंने फिर से बायो और केमिस्ट्री को थोड़ा कम टाइम दिया फिजिक्स से, और फेज़ 2 में और लॉकडाउन में खास करके मैंने ज़्यादा फोकस बायो और केमिस्ट्री पे ही किया, और आई थिंक इट यील्डेड वेरी नाइस इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि NCERT से अंदर काफ़ी डीप से 2-3 सवाल आए भी थे जो काफ़ी फ़ायदेमंद हुए। अगर टॉपिक्स देखें तो सेल बायोलॉजी ऑफ 11th, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इन 3 में यू नीड टू गो बियॉन्ड NCERT। आप कोचिंग के मॉड्यूल या फिर कोई भी मॉड्यूल या कोई भी रेफरेंस बुक जो आपको पसंद है, ट्रूमैन या कुछ भी, यू शुड एंजॉय रीडिंग दोज थिंग्स इन 3 टॉपिक में। Freedom 75, a very special discount on the occasion of our 75th Independence Day. NEET crash course only for ₹999. For more information, please visit prime.dktindia.in. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी मैंने NCERT से ही किया था। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में बहुत लोग बहुत बार से ऊटपटांग क्वेश्चन कभी भी पूछ लेते हैं टेस्ट में भी, लेकिन उसमें NCERT में ही इनफ कंटेंट है कि वो आपको नीट में फंसा सके। तो आप बाहर का पढ़ने से अच्छा NCERT, जैसे एनाटॉमी में काफ़ी थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा कहाँ है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा कहाँ है, कहाँ ज़्यादा इंटरसेल्युलर स्पेसेस है, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स में वो फंसा सकता है ना, कि आपको इन 2 टॉपिक्स को भी NCERT से ही बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए। ह्यूमन और प्लांट फिजियो में NCERT तो एज यूजुअल, लेकिन बाहर के भी पॉइंट्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फिर डाइजेशन, सर्कुलेशन, न्यूरो एंडोक्राइन, वो सब में पढ़ने चाहिए। 12th में जेनेटिक्स बहुत अच्छे से बाहर से पढ़ ली थी, कोचिंग की नोट्स और कोचिंग का मटेरियल वही मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, और एंड में फेज़ 2 में फिर से उस पर भी NCERT। और इकोलॉजी तो इतना ज़्यादा NCERT से वो पूछते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं NCERT से, कि वो भी आपको आपको पेज पे याद होना चाहिए कि कहाँ क्या लिखा है। इकोलॉजी तो इतना पढ़ना है आपको अच्छे से। और फिर जैसे कुछ है, प्लांट ब्रीडिंग है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, और बायोटेक 2 है, वो सब काफ़ी फैक्चुअल है, तो वो आपको बार बार रिवाइज करना होगा। जैसे इकोलॉजी 3 है, तो वो या तो आप अलग से, मैंने इकोलॉजी 3 के डेटा, फिर प्लांट ब्रीडिंग के डेटा सब अलग से लिख रखे थे, तो वो मैं कभी भी कुछ मन नहीं कर रहा तो वो पढ़ लेता था। दैट डेटा यू शुड हैव एट योर फिंगर टिप्स बिफोर द डे ऑफ नीट, वरना आपने इतना पढ़ा और तब याद नहीं आया तो दैट इज फ्यूटाइल। तो बायोलॉजी में यू नीड टू डिवाइस योर ओन वे हाउ टू रीड द NCERT। आप क्वेश्चंस भी NCERT बेस्ड कीजिए, मॉक टेस्ट में आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, अंडरलाइन कीजिए, इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती है। और बायो में इतना फोकस आपको नेसेसरी है, क्योंकि वो भी टाई ब्रेकर ही है नीट के दिन, और वेटेज भी आपको पता है 50% है। और बायोलॉजी काफ़ी लोग कर लेंगे, अगर आपकी वीक रह जाती है देन यू आर एट अ लॉस। तो बायोलॉजी पे आपको पता चल गया कि हाउ यू हैव टू फोकस। आपको समरीज NCERT से, यूनिट के इंट्रोडक्शन NCERT से, साइंटिस्ट का सब कुछ NCERT। मैंने साइंटिस्ट कहाँ कब बॉर्न हुआ और कहाँ रेज हुआ, कहाँ उसने PhD की, सब मैंने याद रखा था, और वो पूछ भी सकते हैं, जैसे ओडिशा वाली नीट में लास्ट ईयर पूछा था। तो मतलब NCERT के हर पेज में अगर सप्लीमेंट है, कुछ बॉक्स टाइप आइटम है, लिखा हो नॉट फॉर एवेल्युएशन, तो उसको तो 2 बार पढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस उन सब पे करना है। इधर उधर की चीज़ें लास्ट में आप रहने दीजिए, शुरुआत में आप जेनेटिक्स और
ह्यूमन फिजियर उसमें आप कर ले, ठीक है, वो ज़रूरी है, बट जनवरी से मई या नवंबर से मई तक जो लास्ट लेग है, तब प्लीज़ आप नोट्स मॉड्यूल वो सब साइड में रखिए। उसको डाउट्स के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन तब आप पूरी तरीके से एनसीईआरटी को फिंगर टिप्स पे कीजिए, क्योंकि नीट में यही गेम चेंजर होता है हमेशा। तो समिंग अप, वी हैव कवर्ड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इन डिटेल। और फिजिक्स में मैंने जो बात आपको क्वेश्चन कैसे घर पे आपको अटेम्प्ट करने चाहिए वो पेपर पे लिख कर 1 to 50, दैट यू शुड अप्लाई टू ऑल द सब्जेक्ट्स। मैंने फिजिक्स में ज़रूर बताया, लेकिन आई डिड इट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो दैट वाज अ वेरी एसेंशियल पॉइंट विच आई कवर्ड। कैसे घर पे क्वेश्चन करने चाहिए, टाइम के साथ करने चाहिए। और ओवरऑल अगर हम सम अप करना चाहें तो घर पे कोचिंग पे अटमोस्ट अटेंशन, फिर रिवाइज द नोट्स और मॉड्यूल एंड एवरीथिंग विच इज़ रिकमेंडेड बाय योर कोचिंग ड्यूरिंग द सिलेबस। जब सिलेबस चल रहा है फेज़ 1 जिसको मैंने कहा, तब फोकस ऑन नोट्स, थोड़ा एनसीईआरटी भी, नोट्स भी, मॉड्यूल और वो सब। फेज़ 2 में नोट्स मॉड्यूल को बहुत कम, एनसीईआरटी। फेज़ 2 मतलब जो नवंबर टू मई या जब भी एग्ज़ाम हो, मतलब एटलीस्ट 5-6 मंथ्स, तब पूरी तरीके से एनसीईआरटी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मॉक टेस्ट्स बहुत ज़्यादा देने हैं। शुरुआत में आप वीकली या फोर्टनाइटली दीजिए जब सिलेबस चल रहा है। वंस इट इज़ कम्प्लीटेड, आई यूज टू गिव ट्वाइस इन अ वीक। फिर जब लास्ट लेग आया तब एवरी डे, कभी दिन में 2 बार, एक बार तो 3 बार दिया था, या वरना फिर दिन में 2 बार, या मोस्टली तो रोज़ एक। लॉकडाउन में लकीली टाइम इतना मिल गया तो उसमें भी रोज़ एक लिखता रहा, मार्च से लेकर सितंबर तक। तो सिली मिस्टेक्स जो सब कहते हैं कि यार सिली मिस्टेक हो गई, मार्क्स कम आ गए, इजी पेपर में सिली मिस्टेक जो ज़्यादा होती है, तो देयर इज़ ओनली वन वे टू एलिमिनेट सिली मिस्टेक्स। कोई अगर मैजिक रास्ता होता तो आई वुड ऑल्सो हैव नोन, मुझे भी ज़्यादा आ जाते, बट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू दैट। आपको प्रैक्टिस ही हेल्प करेगी टू एलिमिनेट सिली मिस्टेक्स। टाइम्ड 3 hour पेपर्स एट योर होम, एट योर कोचिंग, कहीं पे भी, स्कूल पे, जहाँ भी लिखो, जितने लिखो कम है। और उसमें आप इधर उधर मत देखो, टनल विजन ऑन योर पेपर। पानी की बोतल भी दिखनी नहीं चाहिए साइड में है, तो उतना फोकस से 3 घंटे अगर आप लिख रहे हैं, हर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ठीक से अंडरलाइन कर रहे हैं, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर, मतलब जो भी कीवर्ड्स आपको सताते हो, तो दैट विल बी इंस्ट्रूमेंटल टू एलिमिनेटिंग योर सिली मिस्टेक्स। ओवरऑल अगर हम पढ़ाई के रूटीन की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि स्कूल या कोचिंग से आके नोट्स रिवाइज किया, जो दिन जो काम दिया वो उसी दिन आप कंप्लीट कीजिए, दैट इज़ द मोस्ट। मुझे अगर कोई पूछता है कि व्हाट वाज योर सीक्रेट, देन आई वुड से कि उसी दिन जो भी असाइन किया हो, वो जितना भी ज़्यादा हो, उसी दिन या मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे तक आप कीजिए, कैरी ऑन मत कीजिए। इट वुड बी अ विशियस साइकिल ऑफ बैकलॉग, पाइल अप एंड एवरीथिंग। सो डोंट लेट वर्क पाइल अप। आपको संडे फ्री मिलेगा टेस्ट के बाद, तब आप रिलैक्स कीजिए। सोशल मीडिया या उसकी बात आती है, आई वॉज नॉट एक्टिव। मैं व्हाट्सएप पे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, क्योंकि डाउट डिस्कशन फ्रेंड्स के साथ और फैकल्टीज़ के साथ चलता रहता था, बट आई वॉज नॉट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। लेकिन आई यूज टू रीड novel every day. I used to watch an episode of any TV series which I liked every day. I used to do some hobby like drawing या थोड़ा थोड़ा टाइम देकर. You need to chill after a test or anything. So मतलब वो आप मत छोड़िए, थोड़ा टीवी, थोड़ा एंटरटेनमेंट वो सब चालू रखिए, मतलब बट द पर्पज ऑफ दैट शुड बी दैट इट शुड एड इन योर स्टडीज. ऐसा नहीं कि थोड़ा पढ़ लिया फिर मौज, नहीं, पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, मौज भी हम कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट पढ़ाई का सेशन भी अच्छा रहे और आप भी मेंटली फ्री हो जाओ. तो दैट ऑल यू शुड कंटिन्यू रूटीन में. और जब एक फाइनल लेग आता है रिवीजन का, देन यू शुड और ज़्यादा आवर्स थोड़ा कम कर दीजिए, इधर उधर बाहर जाना और वो सब. मील्स के बाद आप थोड़ा ब्रेक करके तुरंत बैठ जाइए. रैम्प अप योर प्रिपरेशन. और लास्ट के 5-6 मंथ्स में एनसीईआरटी और मॉक टेस्ट और वो इतना ज़्यादा आपको करना है कि लास्ट डे पे इट वुड नॉट फील लाइक एनीथिंग न्यू, कि आज टेस्ट दी वैसे ही कल तो टेस्ट है, कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा. दैट इज़ द की थिंग ओवर हियर. तो रूटीन में यू शुड फोकस ऑन व्हाट इज़ बीइंग टॉट एंड व्हाट दे हैव असाइंड टू यू, उसको आप कंप्लीट कीजिए. टेस्ट के लिए प्रिपेयर कीजिए. टेस्ट में ज़्यादा आए तो खुश ना हो, कम आए तो दुखी ना हो. और नेक्स्ट आप स्कोर पे फोकस कीजिए, रैंक या उस पे नहीं. मेन फोकस ऑन योर स्कोर.
जब तक 720 मुझे नहीं आया था आई वॉज नेवर हैप्पी। तो मतलब फोकस ऑन योर स्कोर्स एंड वही आपको रूटीन में मेंटेन करना चाहिए। और कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है वो सब मैंने बता दिया कि घर पे आपको कैसे क्वेश्चंस लिखने हैं, कौन सी बुक्स पे फोकस करना है और कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है। तो आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब एम्स रहा नहीं, जिपमर रहा नहीं, तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग एक्सट्रीमली डीप इनटू वन थिंग या डूइंग मेनी बुक्स एट अ टाइम। आईआईटी का कुछ कर लिया, कुछ इरोडो कर लिया, कुछ ऐसा ज़रूरत ही नहीं है। आप एक ही जो मतलब अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो थोड़ा बहुत आप टाइम जब चल रहा है कोर्स तब कर सकते हैं, बट कंप्लीट हो जाए तब आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए अपने आप को। कैम्पबेल और वो सब मैंने थी, लेकिन फिर लास्ट में आपको बहुत फोकस होके जो करिकुलम है, जो प्रीवियस ईयर पेपर में जैसा पूछ रहे हैं उसी टाइप से पढ़ना चाहिए। ओनली दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। अगर कल मैंने रोटेशन मैकेनिक्स का इरोडो से कर लिया और आई कैन ब्रैग कि मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, लेकिन दैट वुड नॉट हेल्प इन नीट। तो आप मैक्सिमम कवरेज फ्रॉम एनसीईआरटी, मैक्सिमम मॉक टेस्ट और उसी पे लास्ट में फोकस कीजिए। अराइविंग ऑन द लास्ट पॉइंट, द D-Day स्ट्रेटजी, उसमें जैसे मेरा अटेंशन स्टाइल पहले से ही बायोलॉजी, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री रहा है, क्योंकि फिजिक्स में जितना हो पाए 1 घंटे में वो कर लेता था, फिर केमिस्ट्री आधे घंटे में ख़त्म करके फिजिक्स में जो रह गया वही, और बायो में यूज टू गिव अ गुड 45 मिनट्स, क्योंकि मुझे वो सिली मिस्टेक से बचने के लिए ज़्यादा टाइम लगता था। यू शुड हैव योर ओन यूनिक स्ट्रैटेजी, और ड्यूरिंग एग्ज़ाम डे आप उसके पहले के एक दिन पूरा चिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए, फैमिली टाइम और टीवी देखिए, जो भी आपको पसंद है, ताकि आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। और D-Day जब है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम डे, तब तो बस सब जो कहते हैं घर वाले वही सब, इतना खाओ, इतना पियो, और उसी सब पे जो समाज कहे वही करना चाहिए। एंड देन जस्ट रिलैक्स कि नाउ यू कैन डू नथिंग नाउ, अब क्या आप उखाड़ लेंगे घर बैठे 2 घंटे में एग्ज़ाम के पहले, कि सब आपने कर लिया है और 2 साल की मेहनत तो कहीं जाने नहीं वाली है। तो फिर एग्जाम जब आए देन ट्रीट इट लाइक एनी अदर मॉक टेस्ट। ऐसा नहीं कि ये नीट है, हर क्वेश्चन को 3 बार देखो तो छूट जाएगा ना पेपर। जैसे आप मॉक टेस्ट में कर रहे हो वही आप कीजिए, खत्म हो जाएगा आराम से। OMR फिलिंग की स्ट्रेटजी, यू वुड हैव डिवाइज योर ओन स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द 2 years। मैंने सब्जेक्ट वाइज में करता था, बायो के बाद पूरी OMR भर ली, उसकी फिजिक्स के बाद भर ली, एंड आई यूज्ड टू लीव 10, 15, 20 क्वेश्चंस ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड। फिर लास्ट के हाफ एन आवर 45 मिनट्स में वही क्वेश्चन फिर से दूसरी बार देखा, ठीक से डेप्थ में किया। तो वो सबकी खुद की स्ट्रेटजी है, नो वन स्ट्रेटजी, इट इज़ नॉट वन फिट्स ऑल। सो आप अपने हिसाब से वो डिवाइस कर सकते हैं। एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सी यू अगेन। थैंक यू।